हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया। किसने बंगाल में डुअल यानी द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? सही जवाब है वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंगस ने दोनों उप दीवानों मुहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल के कलायु के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। 12 नंबर है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बताइए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? सही जवाब है वारेन हेस्टिंगस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो वारेन हेस्टिंगस के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंगस ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंगस पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं, लेकिन अगर बात करें तो वी स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है, वैलिड है। वह लिखते हैं कि उसमें थोड़े से दोष, जहां तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो और जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो। कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार, अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा जो है चलाया गया था? तो ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंगस पर, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर है, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेलोर का जो विद्रोह है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसका सही जवाब है सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो। 1806 ईस्वी में वेलोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने और तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो था। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई। वेलोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। 16 नंबर है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? सही जवाब है लॉर्ड कर्नवालिस, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के
श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी क्वांटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी क्वांटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में यानी बाद में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो किस गवर्नर जनरल ने? तो याद रखिए कॉर्नवालिस ने, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व, अगर बात करें राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए। कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। 18 नंबर है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा, याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग करके प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील क्षेत्र में थाना स्थापित किया। दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। तो याद रखिए, किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहां स्थित है? सही जवाब है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 20 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। 21 नंबर है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसे परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाले रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा।
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को जो है नौकरी नहीं देगा। तो ये शर्तें थी, याद रखिएगा। 22 नंबर है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? इसका सही जवाब है पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन ए। देखिए, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 23 नंबर है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? सही जवाब है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच, यानी बी ऑप्शन। 24 नंबर है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध का नवाब। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। डुप्ले पहला यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। कलायु के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। तो याद रखिएगा। देखिए, नोट है, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। 25 नंबर है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेजली, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26 नंबर है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? देखिए, जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डाउटफुल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें तो लॉर्ड वेलेजली जो है, इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 और 1800 के बीच, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। तो याद रखिएगा, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग जो है अंग्रेजों ने अपने परिधि में लाने के लिए जो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो मतलब कि जो राज्य थे, हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। 27 नंबर है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम, यानी बी ऑप्शन। 28 नंबर है,
निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी, उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के साथ जिसने की थी, उनके द्वारा किए गए संधियों का जो सही कालानुक्रम है वो क्या है, आप बताइए। सही कालानुक्रम जो है अगर बात करें तो हैदराबाद, इसके बाद मैसूर, अवध और सिंधिया, यानी ऑप्शन ए में यह क्रम दिया गया है। 29, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली, यानी बी ऑप्शन। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। प्रश्न संख्या 30 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, यानी डी ऑप्शन। 31 है, निम्नांकित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। सहायक संधि का जो संबंध है 1863 से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद जो है प्रथम था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद था 1798 में। बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 जो है सुमेलित है। इस प्रकार विकल्प बी सुमेलित नहीं है। 32 है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति और सामने यूरोप में जो है साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली, सी ऑप्शन। लॉर्ड वेलेजली ने अगर बात लॉर्ड वेलेजली ने भारत की ओर से जो है 1797 में जो है प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में सबसे अंधकारमय समय था। लॉर्ड वेलेजली भारत की ओर से जो है 1797 में प्रस्थान किया और यह आंग्ल इतिहास में सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छीन भिन हो चुका था। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की जो है सोच रहा था। ऐसे परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता जो है स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 33 है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। वह है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है, बताइए, लॉर्ड हेस्टिंगस, यानी बी ऑप्शन। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि 1815 की सुगौल की संधि से समाप्त हुआ। सुगौल की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। 34 नंबर है, सुगौल की संधि हुई थी। सुगौल की संधि कब हुई थी, तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा सुगौल की जो संधि है वो 1815 में हुई थी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं हुआ है डी ऑप्शन, लॉर्ड कर्नवालिस का जो संबंध है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से है। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिएगा, चतुर्थ यानी चौथा आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, लॉर्ड वेलेजली और आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, जबकि बक्सर का जो युद्ध है यानी बक्सर का जो वॉर है 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। 36 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, यानी सी ऑप्शन। 37 नंबर है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो सही जवाब है 1820 से 1827 के बीच, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई व्यवस्था रैयत बाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। इसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग जो है लागू की गई। 31 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को ले लिया था? सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, यानी सी ऑप्शन। विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। 39 है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के या मैसूर युद्ध से संबंध है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? आंग्ल मैसूर युद्ध, तो सही जवाब है लॉर्ड कर्नवालिस, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अगर बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित है। इस युद्ध में कर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी 1792 में, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा था, निजाम और मराठों को। 40 नंबर है, ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में कौन संबंधित थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से जो संबंधित थे, नाम याद रखिएगा, शुरू में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके बारे में 2-4 पॉइंट है, डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग थे, लेकिन वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा या भवानी की पूजा करते थे। अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका जो यह धंधा है विधि का विधान है। उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, लेकिन ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 के बाद संगठित रूप से ठगों का जो है अंत हो गया। 41 है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का
उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के, बी ऑप्शन। 42 है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन पहला याद रखिएगा, इसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन, और जो तीसरा है जो विलियम बेंटिक के सुधार में शामिल है वो क्या है? तीसरा क्या है? अगर बात करें तो तीसरा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, यानी पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा सी ऑप्शन में दिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर जो है, याद रखिएगा, उस ठगों में अगर बात करें तो ये अभियान चलाकर क्या किया? तो बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर जो है उसका दमन करने का प्रयास किया। याद रखिएगा, दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चले गए। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया। पहला, दूसरा, चौथा कथन सही है। 43, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब है सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाया गया था किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिक के द्वारा, सी ऑप्शन। राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका जो है समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से जो है प्रतिबंध कर दिया, हटा दिया। मतलब कि ये जो सती प्रथा था इसको बैन कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1830 में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। 44 है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सही जवाब है विलियम बेंटिक, बी ऑप्शन। 45 है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? सही जवाब है 1829, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 46 है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिए, क्लीवलैंड। अगर बात करें तो संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा आदिवासियों की उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई। 1796 के रेगुलेशन फर्स्ट के द्वारा जो है इस व्यवस्था को विनियमित करने का भी प्रयास किया गया। 47 है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 1789, यानी सही जवाब है बी ऑप्शन। 1789 ईस्वी की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात जो है बंद कर दिया गया था। 48 है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? सही जवाब है कुप्रशासन के कारण, डी ऑप्शन। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर
13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा, जैतपुर और संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली, ये सभी थे। 49 है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 50 नंबर, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, विकल्प में से जो ग्वालियर है, रियासत को अंग्रेजों के द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय और व्यपगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय किया गया। 51 है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब हुआ था? 1856 में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। 42 है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब हो जाएगा काल क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो पहले सतारा, इसके बाद बघात, इसके बाद उदयपुर, इसके बाद झांसी, यानी सही जवाब है सी ऑप्शन। 53 है, अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? तो 1856 का संबंध अवध का विलय से दिया गया, ये मतलब जो सी है बिल्कुल सही है, सुमेलित है। 54 है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की? सही जवाब है डलहौजी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित करने वाला जो था, नाम था लॉर्ड डलहौजी। 55 नंबर है, ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो अवध, ऑप्शन ए। 56 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो अगर बात करें तो सबसे पहले सतारा, संभलपुर और इसके बाद झांसी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 57 है, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का पहला शिकार निम्नलिखित में से हुआ था, कौन हुआ था? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा सतारा, यानी बी ऑप्शन। 58 है, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? सही जवाब है सतारा, यानी डी ऑप्शन। 59 है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन ए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया।
उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। 60 नंबर है, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके समय में? अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलेनबरो के समय में संपन्न हुआ, यानी ऑप्शन ए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो के काल के दौरान अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। 61, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो सही जवाब है नेपियर, यानी सी ऑप्शन। 62 है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 63 है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। पहला, 10 अक्टूबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या संधि हुई थी। इसमें नेपाल के कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, लेकिन सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। दूसरा है, 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। यह सिक्किम का आंशिक विलय है। और तीसरा है, 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ। अगर बात करें तो प्रश्न में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सिक्किम के आंशिक विलय के आधार पर आयोग ने अपने उत्तर निर्धारित किया है, तो विकल्प सी सही उत्तर है। इसके बाद अगर बात करें तो 64, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ? तो सही जवाब है जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम, ऑप्शन ए। 1854 में सिलीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। 65 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में रेल निर्माण के दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।